Hey everyone. So India since independence book का chapter number 9 that is recent development in Indian politics को आज हम शुरू करने वाले हैं, right? इस पूरे चैप्टर को हम कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, right? तो the first question which we are going to take is discuss the major development that took place toward the late 1980s that make a long lasting impact on Indian polity. मतलब 1980s के बाद ऐसा क्या हुआ या 1980s के फेज में ऐसा क्या हुआ जिसका इंडियन पॉलिटी पे आपको एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है, राइट? चलिए इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहली चीज यहाँ पर बात करूं, इवन दो इस आंसर में नहीं लिखना आपको, 1984 आप सभी को पता है कि 1984 के अंदर इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था आफ्टर ब्लू स्टार। जो आफ्टर ब्लू स्टार इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था। असैसिनेशन के बाद 1984 के अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन बने आपके? राजीव गांधी। नाउ जब 1985 के अंदर जब 1984 के अंदर इलेक्शन हुआ आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, कांग्रेस को 415 सीट्स मिली थी। सेम यही कांग्रेस जब इसके जस्ट 5 साल बाद 1989 में इलेक्शन में जाती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 197 सीट्स मिलती है। और आप सभी को पता है कि अगर आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो आपको मेजोरिटी चाहिए, और मेजोरिटी का नंबर इज 272। तो हमारा जो मैजिकल नंबर है 272 वो कांग्रेस अचीव नहीं कर पाई थी। इसलिए ये बहुत क्लियर था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म नहीं होगी, और विच लेड टू द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। अब देखिए, कांग्रेस सिस्टम आपने ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ा हुआ है, पिछले कुछ चैप्टर्स में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो कांग्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कांग्रेस सिस्टम को हम समझने की कोशिश करें, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं सिस्टम क्या होता है, आप बोलेंगे सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आपका जो सेट ऑफ बिलीफ है वो एकोमोडेट होता है, राइट? तो पहले की जो कांग्रेस थी उसके अंदर बहुत सारे जो आइडियाज हैं, चाहे डिफरेंट ओपिनियन है, वो एकोमोडेट किए जाते थे। फॉर एग्जांपल, जब जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस थी तो उस कांग्रेस में आपके लेफ्टिस्ट भी होते थे, आपके राइट विंग पॉलिटिशियन भी होते थे, आपके लिबरल भी होते थे, आपके रेडिकल भी होते थे, आपके सोशलिस्ट भी होते थे, आपके कंजर्वेटिव, वो सभी के सभी एक साथ मिलके कांग्रेस को फॉर्म करते थे या एक साथ मिलके कांग्रेस की पॉलिसीज को फॉर्म करते थे, राइट? बट जब 1989 के अंदर ये इलेक्शन कांग्रेस हारी, तो उस टाइम पे आप ये देखते हो कि जो कांग्रेस सिस्टम था, कांग्रेस सिस्टम का मतलब जो सेट ऑफ बिलीफ को वो लेकर चल रहे थे, वो खत्म हो गया। नाउ यहाँ पर जितने भी सेट ऑफ बिलीफ्स थे उन सभी लोगों ने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज बनानी शुरू कर दी। नाउ अगर हर एक बिलीफ सिस्टम अपना खुद की पॉलिटिकल पार्टीज को बनाना शुरू कर देगा और वो इलेक्शन फाइट करता है, तो आप सभी को पता है इट लेड टू द एरा ऑफ कोलिशन। एरा ऑफ कोलिशन का मतलब कि अगर आप स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हो, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हो, इन बोथ द केसेस आपको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट चाहिए होगा, राइट? तो दिस इज मेंट बाय द कोलिशन, राइट? सो यहाँ पर हमने देखा कि 1989 के अंदर जो फर्स्ट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो 1989 के अंदर होता है, जिसकी वजह से जो आपका कांग्रेस सिस्टम है वो खत्म हो गया। तो कांग्रेस सिस्टम खत्म होने के बाद आपका एक एरा आना शुरू होता है, दैट इज द एरा ऑफ कोलिशन। अब कांग्रेस को ये पता था कि उसके पास मेजोरिटी नहीं है बट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, राइट? तो उसने ये बोला कि हम क्लेम नहीं करेंगे कि हमें एक गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, हम बाहर बैठेंगे, हम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेंगे, राइट? अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेंगे इट मींस यहाँ पर कोई ना कोई तो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। सो यहाँ पर एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है विच इज कॉल्ड एनडीएफ, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, 1989। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वीपी सिंह, राइट? तो 1989 के अंदर एक नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म होती है और प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? वीपी सिंह। ना एक अभी आप नॉर्मली एक चीज देखोगे, यहाँ पर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट लिखा है, यहाँ पर यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट लिखा है। कई बार कंफ्यूजन होती है कि भाई नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी ने सपोर्ट किया था कि नहीं किया था, ये यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी ने सपोर्ट किया था कि नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोलिशन गवर्नमेंट की बात करते हो तो यार कोलिशन गवर्नमेंट में आपकी बीजेपी भी आती है, आपकी लेफ्ट पार्टी भी आती है, हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, राइट? सो हमें कैसे पता चलेगा कि बीजेपी ने सपोर्ट किया था नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में या नहीं किया था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट? ना क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई थी, जो पूरा एक सेंट्रल सिस्टम था कांग्रेस का वो खत्म हो गया था, राइट? एंड जिसकी वजह से आप ये देखते हो कि दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ एरा ऑफ कोलिशन, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ।
हाँ, अब देखिए एरा ऑफ कोलिशन में जब मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पर दो फ्रंट फॉर्म हुए थे, एनडीएफ दैट इज 1989 के अंदर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म होती। इस नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में बीजेपी ने और लेफ्ट, देखिए बीजेपी इज अ कंजर्वेटिव पार्टी, बीजेपी इज अ राइट विंग पार्टी। राइट विंग पार्टी क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। बीजेपी इज अ राइट विंग पार्टी, लेफ्ट इज लेफ्ट अलाइन पार्टी, जिसका मेन मोटो क्या होता है सोशलिज्म को लाना, राइट। ये दोनों एक आप ये कह सकते हो कि दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन है। इन दोनों ने साथ में आके एनडीएफ को सपोर्ट किया था। क्यों? बिकॉज ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पावर में आए, ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए, राइट। बट अगर आप यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट की बात करते हो, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में कांग्रेस ने और लेफ्ट ने यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, राइट, ताकि बीजेपी पावर में ना आए, राइट ना। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमें कैसे याद होगा। देखिए अलायंस में आप लोग शायद पहले पढ़ चुके हो, आज इंडिया में मेजरली दो तरीके का अलायंस एग्जिस्ट करता है। द फर्स्ट इज कॉल्ड एनडीए एंड द सेकंड इज कॉल्ड यूपीए। एनडीए किसका है? बीजेपी का है, विच कॉल फॉर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूपीए किसका है? यूपीए इज मोस्टली कांग्रेस का है, ठीक है, और भी पार्टीज है बट मेजर पार्टीज कांग्रेस। अब जब ये एनएन है ना, नेशनल नेशनल यूनाइटेड यूनाइटेड, इट मींस यूनाइटेड है तो कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, नेशनल है तो बीजेपी सपोर्ट कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दैट इज द राइज ऑफ द मंडल इशू। अब देखिए 1977 1978 के अंदर आप सभी को पता है कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उस जनता पार्टी की गवर्नमेंट में आपने सेकंड बैकवर्ड कमीशन फॉर्म किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ मंडल, बीपी मंडल, राइट। इसीलिए आप मंडल कमीशन भी कहते हो। सो जनता पार्टी की गवर्नमेंट मतलब बीपी मंडल ने जो रिपोर्ट दी थी वो 1980 के अंदर दी थी, बट उस टाइम पे दोबारा इलेक्शन हुए थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी, तो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया ना। जब 1989 के अंदर वीपी सिंह की गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो वीपी सिंह ने इस मंडल कमीशन को 1990 में इंप्लीमेंट किया, जहां पर यह बोला गया कि अब 27% जो रिजर्वेशन है, पूरा मंडल कमीशन हम बाद में देखेंगे, बट जो 27% रिजर्वेशन है वो अब ओबीसीज को मिलेगा। ओबीसीज स्टैंड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, राइट। देखिए अभी तक इंडिया में जो रिजर्वेशन मिलता था वो रिजर्वेशन एससी एंड एसटी लोगों को ही मिलता है या मिलता था, राइट। बट मंडल कमीशन को इसलिए फॉर्म किया गया क्योंकि हमें ये पता करना था कि और कौन सी कास्ट है या और कौन सी क्लास है जिसको रिजर्वेशन की नीड है, या जो बहुत बैकवर्ड है, जिनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है। उसके लिए मंडल कमीशन फॉर्म हुआ था। मंडल कमीशन ने बोला कि ये जो ओबीसीज हैं, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लास, उसको हमें बैकवर्ड क्लास की कास्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। सो उसे हमें अदर बैकवर्ड कास्ट की तरफ ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज ये जो कास्ट हैं जो ओबीसीज के अंदर आते हैं वो होराइजन में लोअर पेरिफेरी पे आते हैं, हायरार्की में लोअर पेरिफेरी पे आते हैं, राइट। सो इसको लेकर 1990 में जब इंप्लीमेंटेशन की बात की तो ऑब्वियसली पहले एससी एसटी को रिजर्वेशन मिल रहा है, ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो जो अपर कास्ट के लोग हैं, राइट, उन्हें ये चीज पसंद नहीं आई और यहाँ पर एंटी मंडल प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ ना। जब ये एंटी मंडल प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ तो इसके अगेंस्ट में लोग सुप्रीम कोर्ट गए ना। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला विच इज कॉल्ड इंदिरा सानी केस, राइट। 1991 के अंदर एक केस चला, इंदिरा सानी केस ना। 1992 के अंदर जब इसका वर्डिक्ट आया तो यहाँ पर ये बोला गया कि ओबीसीज को लेकर जो रिजर्वेशन दिया गया है वो सही है, राइट। तो यहाँ पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को या मंडल कमीशन के इंप्लीमेंटेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सही बोला, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए जब ओबीसीज के बारे में इतनी पॉलिटिक्स होनी शुरू होगी, जब ओबीसीज के राइट्स के बारे में लोगों को पता चलेगा, तो आपको लगता एक ऐसी क्लास डेवलप होगी जो मतलब एक ऐसी ओबीसीज की क्लास डेवलप होगी जो कि चाहती है कि हम भी पावर में आए। अभी तक ये होता था कि यार जो ओबीसीज हैं या जो एससी एसटीज हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट कर देते थे या लेट सपोज किसी और पार्टी को सपोर्ट कर देते थे, बट जब उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई नंबर में हम बहुत ज्यादा हैं, राइट, हमारा न्यूमेरिकल नंबर बहुत ज्यादा, डेमोक्रेसी में न्यूमेरिकल नंबर ही चलता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? रूल बाय मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब क्या? मेजोरिटी नंबर, राइट। तो जब उनको ये पता चला कि हमारा नंबर बहुत ज्यादा है,
So they start demanding more and more rights. They start demanding कि हमें और rights मिलने चाहिए, हमें और administrative power मिलनी चाहिए, right? जिसका यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा था कि पॉलिटिकल राइज ऑफ ओबीसी नेशनल फ्रंट, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ओबीसी को लेकर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होनी शुरू हुई और उन्होंने बोला क्योंकि हमारा नंबर ज्यादा है तो हमें और रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? सेम यहाँ पर जो SC STs हैं, SC STs को लेकर भी यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स फॉर्म होने शुरू हो गए ना। एक ऐसे ग्रुप की हम बात करते हैं BAMCAF, हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे, राइट? उसने ये बोला कि जो बहुजन है, बहुजन का मतलब SC STs OBCs एंड माइनॉरिटी, ठीक है? बहुजन का मतलब क्या होता है? बहुजन जिनका नंबर बहुत ज्यादा है, राइट? जैसे आप एक वचन बहुवचन पढ़ते थे ना मतलब हिंदी में, तो एक वचन बहुवचन, बहुवचन मतलब बहुत ज्यादा जिनका नंबर है। तो यहाँ पर जो BAMCEF है उसका मानना ये है कि इंडिया में SC ST OBCs एंड माइनॉरिटी, इनका न्यूमेरिकल नंबर बहुत ज्यादा है। क्योंकि इनका न्यूमेरिकल नंबर बहुत ज्यादा है इसीलिए इनको रिप्रेजेंटेशन इनके नंबर के हिसाब से मिलना चाहिए, राइट? एंड यही वो रीजन है कि इंडिया अभी तक कास्ट बेस्ड सेंसस रिलीज नहीं कर पाया, बिकॉज हमें ये पता है कि जैसे हम कास्ट बेस्ड सेंसस को रिलीज करेंगे ये आवाज फिर से उठनी शुरू हो जाएगी कि क्योंकि बहुजन का न्यूमेरिकल नंबर बहुत ज्यादा है, राइट? जो अभी तक किसी को मतलब एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर नहीं पता, बट क्योंकि बहुजन का नंबर बहुत ज्यादा है तो उन्हें रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलना चाहिए, राइट? इसको लेकर 1984 के अंदर एक पार्टी फॉर्म हुई थी जिसका नाम था बहुजन समाजवादी पार्टी, राइट? बहुजन समाजवादी पार्टी का जो मेन बेस है वो यूपी है और मायावती इसकी लीडर है। सो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दलित बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी यूपी के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती और एक दलित बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी बन सकती है, और बहुजन समाज पार्टी ने ये करके दिखाया, राइट? नेक्स्ट, अब देखिए आपको ये पता है अगर आप लोगों के पास इको है कि 1991 के अंदर इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ LPG। जब हम इको के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट 1991 के अंदर इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ LPG। LPG स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, राइट? जिसकी शुरुआत, जिस रिफॉर्म के इनिशिएटिव आप ये कह सकते हो राजीव गांधी ने स्टार्ट कर दिया था जब फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंप्यूटराइजेशन की तरफ आए थे, जब उन्होंने IT रेवोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश की थी ना। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने राजीव गांधी का कंप्यूटराइजेशन का या जो वो इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करना चाहते थे अपने लेवल पे, उसका विरोध किया था। जैसे आप सभी ने समाजवादी पार्टी का नाम सुना होगा। समाजवादी पार्टी में जो मुलायम सिंह थे उन्होंने बोला कि हम कंप्यूटर को नहीं आने देंगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा उससे, राइट? बट आज ये वही पार्टी है जो लैपटॉप बांट रही है। अ चेंज ऑफ माइंड, राइट? सो ये रिफॉर्म्स इनिशिएट हुए थे बट राजीव गांधी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला था। सो जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई तो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह LPG की पॉलिसी लेके आए। LPG स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, राइट? कि अभी तक जो इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी के फॉर्म में था उसने आपको लिबरलाइज करके वो कन्वर्ट हुई ओपन इकोनॉमी के अंदर, और हमने फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन मार्केट्स को बोला कि आप इंडिया के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हो, आप इंडिया के अंदर आकर अपने सामान को बेच सकते हो, राइट? नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज राइज ऑफ पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। देखिए 1980 में, इवन तो हम बाद में भी इसको डिस्कस करेंगे, 1980 में, और आप ये कह सकते हो 1977-78 के अंदर जब बीजेपी की मतलब जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई और जनसंघ ने अपने आप को उस पार्टी में डाइल्यूट कर लिया, एंड 1980 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट गिर जाती है और फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो यहाँ से जो लोग जनसंघ के थे उन्होंने अपनी खुद की पार्टी फॉर्म की विच इज कॉल्ड बीजेपी, ठीक है? बीजेपी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे बाद में। सो बीजेपी ने 1985 के बाद हिंदुत्व को उठाना शुरू कर दिया, राइट? 1985 के बाद हिंदुज्म को उठाना शुरू कर दिया। 1985 के बाद हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर वो आगे बढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से एक डिबेट शुरू हुई सेकुलरिज्म को लेकर, कम्युनलिज्म को लेकर और इंडियन नेशनलिज्म को लेकर। ये क्या होगा जब बीजेपी के बारे में बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स को, राइट? नाउ
इसको लेकर 1992-1993 के अंदर बीजेपी की एग्जिस्टेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला कि आप ये कैसे कह सकते हो कि एक आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी बेस्ड पार्टी एग्जिस्ट कर सकती है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हिंदुत्व इज कल्चर नेशनलिज्म, राइट। चलिए उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। देखिए अगर आप राजीव गांधी की बात करते हैं तो 1991 के अंदर राजीव गांधी इलेक्शन कैंपेन में तमिलनाडु गए थे और वहां पर एलटीटीई के मेंबर्स ने उन्हें मार दिया था, राइट। आप सभी को पता है एलटीटी क्या था, प्रभाकरण की एक टेररिस्ट ग्रुप था विच इज कॉल्ड एलटीटीई, राइट, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जो कि मेजर एक आप कह सकते हो पार्टी थी अंडर द सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका, राइट। तो इसने तमिलनाडु के अंदर राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया था और राजीव गांधी के मरने के बाद जो नरसिम्हा राव थे वो प्राइम मिनिस्टर बने और नरसिम्हा राव ने एलपीजी की पॉलिसी को लेकर आए, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इलेक्शन इन 1989 led to the defeat of Congress party but did not result in a majority for any other party, right? It means आपने कांग्रेस को तो हरा दिया बट कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस को रिप्लेस कर पाए या फिर वो अपने दम पे सरकार बना पाए, राइट। चलिए इसको समझते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1989 के अंदर, ठीक है, जो कांग्रेस सिस्टम था वो कांग्रेस सिस्टम तो खत्म हो गया, मतलब कांग्रेस को आपने गवर्नमेंट फॉर्म करने से रोक दिया, नोइंग द फैक्ट कि कांग्रेस वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, बट क्योंकि मेजॉरिटी नहीं थी, क्योंकि उसके पास ये मैजिकल नंबर नहीं था, तो वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती थी, राइट। नाउ सो गवर्नमेंट किसकी फॉर्म हुई, एनडीएफ की। बट 1989 के अंदर जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई, लेटर ऑन 1991 के अंदर उनकी सरकार गिर जाती है। नाउ जब उनकी सरकार गिर जाती है फिर से मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। मिड टर्म इलेक्शन का मतलब क्या होता है, अब देखिए इलेक्शन ना 3 तरीके के होते हैं। एक वो आपका होता है बाइपोल इलेक्शन, एक आपका होता है जनरल इलेक्शन और एक आपका होता है मिड टर्म इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जो हर 5 साल में होता है, फॉर एग्जांपल जैसे 2014 में इलेक्शन हुआ, फिर 2019 में होगा, फिर 2024 में होगा, राइट। अब मान लो कोई भी गवर्नमेंट 5 साल तक अपना टर्म पूरा ना कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो ये नंबर चाहिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट ये नंबर प्रूफ नहीं कर पाती तो सरकार गिर जाएगी, राइट। ना जो दोबारा इलेक्शन होंगे उसको आप क्या कहते हो, मिड टर्म इलेक्शंस, राइट। तो यहाँ पर मिड टर्म्स इलेक्शन हुए 1991 के अंदर और फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नाउ कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी आइडियोलॉजी डिफर करती थी। बट 1991 में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी और 1950 टू 1980 की जो गवर्नमेंट की मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म होती थी, उसमें बहुत डिफरेंस था। मतलब इस वाले फेज के अंदर 1950 टू 1918 के अंदर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही होती थी, राइट। कांग्रेस वाज अ मेजर पार्टी। बट अगर आप 1991 की बात करो, उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, उनके पास उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की थी। क्योंकि उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की थी तो उन्हें बाकी पार्टीज के हिसाब से भी चलना पड़ता था, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 1996 के अंदर यहाँ पर आपका यूनाइटेड नेशनल फ्रंट फॉर्म होता है, राइट, जिसके अंदर कांग्रेस सपोर्ट करती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि बीजेपी पावर में ना आए। बट देखिए 1985 के बाद, और आप ये बोल सकते हो कि 1989 के इलेक्शन में, 1991 के इलेक्शन में और 1996 के इलेक्शन में बीजेपी ने अपने आप को, अपनी पावर को बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर लिया था और 1996 के अंदर इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी यही थी, राइट। तो इसकी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी 1996 के इलेक्शन के अंदर। नाउ मुझे एक बात बताइए, देखिए अब आपका सवाल होगा कि भाई 1996 के अंदर मैं एक तरफ बोल रहा हूँ कि बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, फिर मैं बोल रहा हूँ कि 1996 के अंदर यूनाइटेड नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट फॉर्म हुई जिसमें कांग्रेस ने सपोर्ट किया क्योंकि बीजेपी को पावर में नहीं लाना चाहते, राइट। अब हुआ क्या था, देखिए 1996 के अंदर इलेक्शन हुआ था, बीजेपी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो बीजेपी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाया गया, राइट। प्राइम मिनिस्टर कौन बने, अटल बिहारी वाजपेयी। ना अटल बिहारी वाजपेयी को 13 डेज का टाइम दिया गया
कि भाई आप अपनी मेजोरिटी साबित कर दो। क्योंकि वो 13 डेज के अंदर अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए, राइट, तो दो ऑप्शन थे कंट्री के पास, या तो दोबारा इलेक्शन हो या फिर किसी और पार्टी को मौका दिया जाए कि आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सको। ठीक है, तो यहां पर दूसरी पार्टी, मतलब जो छोटी मोटी पार्टीज थी, उन्होंने अपना ग्रुप फॉर्म करके यूनाइटेड नेशनल फ्रंट फॉर्म किया और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा दिन चली नहीं थी, राइट, 1 साल तक ही चली थी, बट कुछ टाइम तक उन्होंने गवर्नमेंट रन की थी, राइट। नेक्स्ट, सो आई गेस यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो ये जो कोलिशन का फेज था वो 2014 तक चला, और 2014 के बाद एनडीए, और आप कह सकते हो बीजेपी ने अपने दम पे गवर्नमेंट फॉर्म की थी। सो ये जो कोलिशन का फेज था वो 1989 से शुरू होकर मेजरली 2014 तक चला था, राइट, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर था। चलिए नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज इन 1990s देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम आइडियोलॉजिकल टू pragmatic based politics। अब pragmatic का मतलब क्या होता है? रियलिस्टिक। ठीक है, कई बार देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, राइट, एंड आइडियोलॉजी के हिसाब से चलना भी चाहिए। बट यहाँ पर 1990s में हुआ ये कि इवन तो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती थी, बट दे बिकम मोर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब कि अगर मौका मिल रहा है गवर्नमेंट फॉर्म करने का तो कर लेते हैं, उससे नहीं फर्क पड़ेगा कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 1996 बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, वो छोड़िए ना, 1999 बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, 25 छोटी मोटी पार्टीज को मिला के बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्म की थी, बट उसमें से मैक्सिमम पार्टीज हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती थी, तब भी गवर्नमेंट में थे ना। अब वो छोड़िए, 1989 के अंदर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट दोनों डायगोनली अपोजिट है, स्टिल वो साथ में आए। क्यों? क्योंकि मोटो सेम था, कांग्रेस को गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करने देना, राइट। तो यहाँ पर वही चीज समझाने की कोशिश की है कि जब कांग्रेस सिस्टम खत्म हुआ, इट लेड टू द एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। बहुत सारी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज ने गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश की थी, इवन तो किसी के पास कंप्लीट मेजोरिटी नहीं थी, राइट। नेक्स्ट, जो मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि किस तरीके से 1989 में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और जो डायगोनली अपोजिट दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी और लेफ्ट, वो सब साथ में आई थी। 1996 के अंदर आपको पता है यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट में कांग्रेस और लेफ्ट साथ में आई थी, राइट। तो आई गेस यहां तक समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इमरजेंस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया। अब आपको ये पता है कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आती हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। इसकी सबसे पहली शुरुआत होती है 1967 में, राइट। जब 1967 के अंदर फर्स्ट टाइम जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी की पावर इंक्रीज हो रही थी, राइट। आपको शायद पता होगा कि 1964 के अंदर जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, 1966 के अंदर, राइट, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। सो 1966 के अंदर कांग्रेस में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है, एंड उनके अगेंस्ट कि वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा असर्ट ना कर पाए, उनके अगेंस्ट या कांग्रेस के अगेंस्ट एक ग्रुप फॉर्म होना शुरू हुआ, दैट इज नॉन कांग्रेसिज्म। ठीक है, इसका मोटो क्या था? इसका मोटो यह था कि भाई देखो, कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा बहुत सारी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब होता यह है कि जब आप इलेक्शन फाइट करते हो तो कुछ पार्टीज ये लेके, कुछ लोग कुछ वोट ये लेके चले जाते, कुछ वोट ये, कुछ लोग वोट ये, कुछ वोट ये, कुछ वोट ये, कुछ वो वोट ये। तो हम एक कलेक्टिव फोर्स की तरह नहीं आ पा रहे कांग्रेस के सामने, हमारे वोट डिवाइड हो जाते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ नॉन कांग्रेसिज्म सिस्टम। हमें कांग्रेस के खिलाफ एक वन फोल्ड पार्टी फॉर्म करनी होगी या वन फोल्ड सिस्टम क्रिएट करना होगा ताकि हम उसको टक्कर दे पाए, राइट। और इसी रीजन की वजह से जो आपका जो अपोजिशन है वो सब साथ में आया, और यही अपोजिशन 8 स्टेट के अंदर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार और अदर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म करने में सक्सेसफुल हो गया, राइट। इनको इम्पेटस कब मिला? 1977। आप सभी को पता है 25 जून 1975 इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी,
राइट। अब इस इमरजेंसी के बाद जो जितनी भी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब साथ में आई और इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी, राइट। और इसी आवाज उठाने की वजह से 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। बट आप सभी को पता है कि यार जनता पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हो तो गई, राइट। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर भी बन गए थे कुछ टाइम के लिए, बट ये लोग आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि हम कांग्रेस के खिलाफ हैं आपको एक आइडियोलॉजी दे देगा, बट अगर आपको कंट्री को रन करना है, आपको गवर्नमेंट को रन करना है, यू नीड लीडरशिप, यू नीड डायरेक्शन, यू नीड अ कॉमन प्रोग्राम। आप डिफरेंसेस को लेकर नहीं चला सकते ना, राइट। इसीलिए 1980 में इसकी इनकी जनता पार्टी की गवर्नमेंट गिर जाती है, एंड अगेन किसकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, कांग्रेस की, राइट। चलिए नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मंडल कमीशन, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि मंडल कमीशन, क्योंकि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन फॉर्म हुआ था, फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू ने ही फॉर्म किया था, बट वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए बिकॉज उस टाइम पे हालात अच्छे नहीं थे। सो यहाँ पर 1978 के अंदर जनता पार्टी ने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन फॉर्म किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, राइट। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने देखा कि यार ऐसे बहुत सारी क्लास है जो बैकवर्ड है, राइट। सो उन्होंने कुछ रिकमेंड किया। रिकमेंडेशन का मतलब कि जितने भी बैकवर्ड क्लास हैं उन्हें बैकवर्ड कास्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, 27% का रिजर्वेशन देना चाहिए, प्लस हमें जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना होगा ताकि हम ओबीसी की कंडीशन को इंप्रूव कर पाए, ठीक है। नाउ 1990 के अंदर, जब 1989 के अंदर नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, 1990 के अंदर उन्होंने इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट होने शुरू हुए, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, राइट। नेक्स्ट दैट इज critically examining the मंडलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अब मंडलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि देखिए जब आपने मंडलाइजेशन किया और ओबीसीज को आपने रिजर्वेशन दिया, इट मींस आपने ओबीसीज को एक पावर प्रोवाइड कर दी, ओबीसीज को आप लाइमलाइट में लेकर आ गए, राइट। एंड आपको ये पता है कि 1975 के बाद कांग्रेस का जो वोट बैंक था, राइट, कांग्रेस जो बैकवर्ड क्लास में जो उनकी रीच थी वो रीच बहुत कम हो गई थी, राइट। क्योंकि वो रीच बहुत कम हो गई थी तो बाकी जो छोटी मोटी पार्टीज है उनको एक स्पेस मिल गया था ओबीसीज के वोट बैंक को एक्वायर करने का। एंड इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारी छोटी मोटी पार्टीज बननी शुरू हो गई थी ऑन द वोट बैंक ऑफ ओबीसी, जैसे जनता पार्टी हो गई, भारतीय क्रांति दल हो गई, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी जो बाद में फॉर्म हुई है, राष्ट्रीय जनता दल जो फॉर्म हुई, ये सारी पार्टीज है, राइट। और जब इन्हें ये पता चल चुका है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हमारा नंबर बहुत ज्यादा है, सो और आपने रिजर्वेशन दिया है, तो रिजर्वेशन को लेकर प्रॉस एंड कॉन्स के अंदर फाइट होनी शुरू, और ओबीसी को अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता चला। और जब उन्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो जो ओबीसी लीडर्स हैं उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोगों को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, और इस मोबिलाइजेशन की वजह से दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर एंड मोर राइट्स, राइट। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, राइट, बाकी हम बाद में ही करेंगे। Next question is trace the emergence of BJP as a significant force in post emergency period। देखिए बीजेपी की यार पावर में तो है, ये तो बात तो करनी पड़ेगी। बीजेपी फॉर्म कब हुई थी? 1980 के अंदर। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से जनता पार्टी के अंदर ऑलरेडी जनसंघ का विलय डायल्यूशन हो चुका था। सो जो जनसंघ के सपोर्टर थे 1980 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट फॉल हो गई थी, गिर गई थी, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फॉर्म हुई थी 1980 के अंदर। 1980 के अंदर उन्होंने जब ये फॉर्म हुई तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी ली गांधीयन सोशलिज्म, राइट। सोचा यार हमारा थोड़ा रीच बढ़ जाएगी, बट इन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं। 1980 के इलेक्शन में कुछ अचीव नहीं कर पाए। 1984 में जस्ट 2 सीट मिली थी, राइट। 1986 में दे हैव कन्वर्टेड देयर आइडियोलॉजी फ्रॉम गांधीयन सोशलिज्म टू हिंदुत्व, ठीक है। अब ये हिंदुत्व क्या होता है? देखिए हिंदुत्व का जो आइडिया था वो वीडी सावरकर ने दिया था। पहले हिंदुत्व को थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में। हिंदुत्व का जो आइडिया था वो वीडी सावरकर ने दिया था, जहां पर उन्होंने बोला कि हिंदुत्व इज हिंदूनेस, राइट। इट मींस जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं उन्हें इंडिया को अपना फादरलैंड समझना होगा, पितृभूमि, और होली लैंड समझना होगा, पुण्य भूमि। जैसे हम बोलते हैं ना कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, सिमिलरली इंडिया को एक फादरलैंड समझना होगा, राइट, एक पिता के फॉर्म में समझना होगा, और होली लैंड समझना होगा, पवित्र जगह समझनी होगी, राइट। उन्होंने बोला कि एक स्ट्रांग नेशन तभी फॉर्म हो सकता है जब
आपके पास एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड कल्चर हो, एंड इसीलिए हिंदुत्व का दूसरा नाम कल्चर नेशनलिज्म है। सो वीडी सावरकर ने बोला क्योंकि हिंदूज मेजॉरिटी के अंदर है, इसीलिए जो हिंदू कल्चर है वो एक यूनाइटेड नेशनल कल्चर का बेस प्रोवाइड कर सकता है, राइट। चलिए, सो हिंदुत्व की बात है ना। हिंदुत्व का मुद्दा उन्हें दिमाग में कैसे है, उठाया कैसे, हुआ ये था कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट में केस गया विच इज कॉल्ड शाहबानो केस। सुप्रीम कोर्ट में गया, राइट। वहां पर उन्होंने शाहबानो में एक्चुअली मुस्लिम्स में देयर वाज अ ट्रिपल तलाक, ठीक है, कि आप 3 बार तलाक बोल दो तो तलाक हो जाता है, उसके लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर एक लेडी थी, अराउंड 62 इयर्स की थी। सो उसको उसके हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया। वो सुप्रीम कोर्ट गई एलिमनी मांगने के लिए कि भाई मुझे मेरे बच्चों को टेक केयर के लिए कुछ पैसा मिलना चाहिए, आई एम नॉट वर्किंग। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में शाहबानो के फेवर में जजमेंट पास की, राइट, जिसकी वजह से जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के क्लर्जी थे, जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे, वो नाराज हो गए। उनको खुश करने के लिए राजीव गांधी केम आउट विद द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 लेकर आए, राइट, ठीक है। जिससे क्या हुआ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पलट दिया ना। बीजेपी को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया था। उन्होंने बोला कि बीजेपी जो ये कर रही है, जो कांग्रेस कर रही है, वो अपीजमेंट है माइनॉरिटी कम्युनिटी का, मतलब वो मुस्लिम्स को खुश करने के लिए कर रही है, जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के लोग हैं उनको खुश करने के लिए कर रही है। सो पहला मुद्दा था जहां पर वो हिंदू फोल्ड में अपनी एक रीच बनाने में कामयाब हो गए। द सेकेंड इज अयोध्या इशू, राइट, बाबरी मस्जिद केस जो अभी आप सभी को पता है। देखिए, अयोध्या इशू 1947 से चलता हुआ इशू आ रहा था, बट वो बहुत लोकल इशू था, राइट। लेटर ऑन क्या हुआ कि बीजेपी ने इसको एक नेशनल इशू बनाया। इसमें लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए एक रथ यात्रा निकाली गई सोमनाथ से अयोध्या तक। लाल कृष्ण आडवाणी उस रथ यात्रा को लीड कर रहे थे, राइट। और इस अयोध्या इशू के बाद उनकी जो पावर थी, उनकी जो रीच थी, वो काउ बेल्ट रीजन के अंदर, मतलब आप नॉर्थ इंडिया के अंदर काफी इंक्रीज हो गई थी, राइट। एंड यही वो रीजन है कि 1996 के अंदर वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने में सक्सेसफुल हो गए थे थ्रू कोलिशन ऑल्सो, राइट। एंड आप सभी को पता है कि 2014 में तो मोदी साहब ही हैं, 2014 एंड 2019। चलिए, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, क्लास पसंद आई होगी, ठीक है, थैंक यू। इसका एक पार्ट और आएगा, राइट, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, बाय बाय।